तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1989 से। इस साल में ताइवानी सोसाइटी बहुत ही तेजी से बदल रही थी। टाई नाम का एक आदमी सिंगल फादर था, जिसका 11 साल का जे नाम का एक बेटा था और वो एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। और ये दोनों बाप बेटे एक भाड़े के मकान में रहा करते थे। एक रात की बात है, टाई के घर पे रेंट लेने के लिए मिस लिन आती है। दरअसल मिस लिन अपने लैंडलॉर्ड के लिए उनके सारे रेंटर से रेंट वसूलने का काम किया करती थी। वो दिखने में काफी प्यारी थी, इसलिए जय उन्हें मिस्टर प्रिटी कहा करता था। वही मिस लिन के हाव भाव देखकर समझ जाता है कि वो जे के डैड टाई के लिए अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। वो रेंट तो लेती है, मगर हर महीने जय के लिए कुछ खाने को भी लेकर आती है। आज वो टाई को बताती है कि नीचे के किराएदारों ने अपना खुद का घर खरीद लिया है, इसलिए लीज खत्म होते ही वो न्यू ईयर में यहाँ से जाने वाले हैं। आपकी भी लीज खत्म होने वाली है, तो क्या आप सेकंड फ्लोर के बजाय फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहोगे? आपने एक बार बताया था कि आपकी लेट वाइफ का सपना था कि आप एक हेयर सैलून खोले, तो वो कहता है कि हाँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। लिन के वहाँ से जाने के बाद टाई जे को शावर लेकर आने को कहता है और खुद जे के लिए एक कोट सिलने के लिए बैठ जाता है। फिर जब जय शावर लेकर आता है तो टाई उसे कोट पहनाकर फिटिंग चेक करता है, लेकिन उसने अभी स्लिप रेडी नहीं की थी, तो स्लिप की नापी लेते हुए अपने बेटे से कहता है कि हेयर सैलून खोलने के लिए हमारी सेविंग काफी नहीं है बेटा, अभी हमें कम से कम 3 साल और सेविंग करनी होगी, तब जाकर हम एक हेयर सैलून खोल पाएंगे। ये सुनते ही जय सपना देखने लगता है कि 3 सालों के बाद हमारा खुद का हेयर सैलून होगा। अब सीन अगली सुबह शिफ्ट होती है, जहाँ टाई जे को टिफिन पैक करके स्कूल भेज देता है और फिर खुद घर पे डमी हेयर कट में हेयर कटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। फिर जब उसके ड्यूटी पे जाने का टाइम होता है तो वो ड्यूटी पे चला जाता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जय स्कूल से सीधा रेस्टोरेंट पे ही चला आता है। वो वहीं बैठकर अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लेता है। तब तक में उसके डैड कस्टमर का ऑर्डर लेकर शेफ को जाकर बताते हैं और फिर खाना टेबल पर सर्व करते हैं। फिर रात में दोनों साथ में घर आते हैं और खाना वाना खाकर हेयर सैलून वाली गेम खेलते हैं, जिसमें जे अपने डैड के हेयर वॉश करने का नाटक करता है। फिर अगले दिन स्कूल के बाद हमेशा की तरह जे को उसके स्कूल के 3 लड़के बुली कर रहे थे और वो चाहकर भी उनसे नहीं लड़ पाता, क्योंकि वो लड़के लंबे चौड़े थे। इसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होती है। टाई ने अपने बेटे के लिए जो कोट पैंट सिला था वो जय को उसे ही पहनाकर उसे अपने भाई के शादी में ले जाता है। शादी में टाई कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है तो उसे वोमिटिंग होने लगती है। इसके बाद जय को उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारे अंकल ने बताया है कि उनको स्टॉक मार्केट में काफी प्रॉफिट हुआ है, इसलिए वो हमें कुछ पैसे उधार देने वाले हैं, जिससे हम सैलून के लिए डिपॉजिट जमा कर सकते हैं। ये सुनकर तो जय के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो कहता है कि मॉम ने कहा था कि किसी स्कूल या बस स्टैंड के नजदीक ही हेयर सैलून खोलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हेयर सैलून खूब चलती है। इसलिए डैड, हम इन्हीं 2 जगहों के नजदीक रूम रेंट पे लेंगे, हमारे सैलून में बहुत सारे कस्टमर आएंगे। इसके बाद जय अपने डैड को किसी तरह घर ले जाता है और उनके जूते वगैरह खोलकर उन्हें सुला देता है। फिर वो अपनी मॉम की फोटो देखकर उन्हें मिस करता है और उनकी फोटो से बातें करता है कि मॉम, हम आपका सपना पूरा करने वाले हैं। फिर सीन अगले दिन शिफ्ट होती है। टाई अपने बेटे से कहता है कि आज मैं मिस लिन से बात करने वाला हूँ अपने नीचे वाले फ्लोर को रेंट पे लेने के लिए। ये सुनकर जय उदास हो जाता है और कहता है, पर डैड, यहाँ तो पास में कोई स्कूल या बस स्टैंड नहीं है, यहाँ पे उतने कस्टमर्स नहीं आएंगे। जिस पे टाई जे को समझाता है कि बेटा, वैसे लोकेशन पे रूम रेंट लेने के लिए हमें और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें शुरुआत तो यहीं से करनी होगी। फिर रात में जब टाई काम से घर वापस आ रहे होते हैं तो वो एक जान पहचान के साइकिल वाले की दुकान पे थोड़ी देर बातचीत करने के लिए रुकते हैं, तो
उनसे उन्हें पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ये एरिया बेचने वाले हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर की प्रॉपर्टी की दाम दुगनी हो गई है। फिर वो आदमी पूछता है कि टाई, तुम्हें क्या लगता है लैंडलॉर्ड तुम्हारे एरिया के मकान नहीं बेचेंगे क्या? इधर की सारी मकान बिक्री हो जाने के बाद वो तुम्हारे इधर के भी मकान बेच देंगे। फिर सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है। स्कूल से लौटते वक्त तेज बारिश हो रही थी, इसलिए जे एक टॉयलेट के पास छिपना चाहता था, मगर वहाँ पे पहले से वही बुली करने वाले लड़के छिपे हुए थे, तो वो जल्दी से आगे बढ़ जाता है और एक छोटे से स्टॉल के नजदीक जाकर छिप जाता है। वहीं पे उस एरिया के लैंडलॉर्ड की गाड़ी लगी हुई थी। जैसे ही उनकी नजर जे पे पड़ती है तो वो उसे अपनी गाड़ी में बुला लेते हैं। बारिश से बचने के लिए वो अंदर चला भी जाता है। तब लैंडलॉर्ड कहते हैं कि तुम्हें पता तो है ना कि आजकल बच्चों को अगवा किया जा रहा है, फिर भी तुम बिना किसी हेजिटेशन के मेरी कार में आ गए। बताओ, अगर मैं तुम्हें अगवा कर लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां गायब हो गए। इस पे जे कुछ भी नहीं कहता। वो तो लैंडलॉर्ड को असल में पहचानता भी नहीं था, मगर लैंडलॉर्ड उसे अच्छी तरह से पहचानता था। वो अपने ड्राइवर से कहता है कि जे को इसके घर छोड़कर आते हैं। मतलब लैंडलॉर्ड को तो जे का नाम भी पता था और पूरा एड्रेस भी, जिससे जे डर जाता है और जब तक वो उसे उसके घर के बाहर उतार नहीं देता तब तक वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर सीन शिफ्ट होती है रात में, जब टाई अपने बेटे से कहता है कि नीचे वाले पड़ोसी ने मुझे बताया कि आज तुम्हें लैंडलॉर्ड यहाँ छोड़कर गए थे। तो जे जवाब देता है कि मुझे नहीं पता था डैड कि वही हमारे लैंडलॉर्ड है, वरना मैं तो उनसे कहता कि आप हमें एक मकान बेच दीजिए। तब टाई बताता है कि मैंने मिस लिन से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि मकान के दाम डबल महंगे हो गए हैं, इस वजह से हम अभी कोई मकान नहीं खरीद पाएंगे, हमें अभी और सेविंग करनी होगी। ये सुनकर जे शॉक हो जाता है और कहता है कि मिस लिन से कहिए ना कि वो लैंडलॉर्ड से हमारे लिए बात करे। तो टाई कहता है कि मिस लिन एक मामूली सी एम्प्लॉय है बेटा, हम अपनी पर्सनल वजह से उन्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकते। तब जे लैंडलॉर्ड का नाम पूछता है अपने डैड से और वो बताते हैं कि उनका नाम वैसे तो किम है, मगर सभी उन्हें ओल्ड फॉक्स कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो एक लोमड़ी की तरह बहुत चालाक है। ये कहने के बाद टाई हमेशा की तरह ट्रम्पेट बजाने लग जाता है। फिर अगले शाम जब लैंडलॉर्ड मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं तो टाई उन्हें थैंक यू कहता है जे को घर तक ड्रॉप करने के लिए। इस पे लैंडलॉर्ड कहते हैं कि वो बिना अम्ब्रेला के बारिश में भीग रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट भी लैंडलॉर्ड का ही है। वो बहुत सारे प्रॉपर्टी और बिजनेस को ओन करते हैं। घर आने पे टाई जे को एक पेस्ट्री देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए मिस प्रीति ने भिजवाया है, मगर आज पेस्ट्री से जे खुश नहीं होता और वो अपने डैड से कहता है कि आप भी बाकी लोगों की तरह स्टॉक क्यों नहीं खरीदते, आप अपने आसपास देखिए, सभी स्टॉक में इन्वेस्ट करके अमीर बन रहे हैं और हम है कि एक मकान तक नहीं खरीद पा रहे। ये सुनकर टाई चुप हो जाता है। वहीं अगले दिन स्कूल के बाद जे उसी चाय के स्टॉल के पास जाता है जहां उसे उस दिन लैंडलॉर्ड मिले थे। वो इस वक्त आज भी वहीं से चाय पीकर निकल रहे थे कि तभी जे उनके विंडो को नॉक करके खुलवाता है और कहता है कि मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरता, मुझे पता है कि आप ओल्ड फॉक्स हो हमारे लैंडलॉर्ड। ये सुनकर लैंडलॉर्ड हंस पड़ते हैं और उसे फिर से अपनी कार में बैठा लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा, तो मैं ओल्ड फॉक्स हूँ और तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरते, तो फिर तुम उन बदमाश लड़कों से क्यों डरते हो? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है इसलिए? मेरी एक बात सुनो, अगर तुम ताकत में उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो उनकी कोई कमजोरी ढूंढो। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मेरी फैक्ट्री में एक लेडी काम करती है जो एक्स्ट्रा पैसों के लिए किसी के साथ भी सो जाती है और उसे लगता है कि उसके इस काम के बारे में कोई नहीं जानता, मगर उसे सिक्योरिटी कैमरा के बारे में नहीं पता है। वो लेडी जो भी करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम आ सकती है क्योंकि उस लेडी का बेटा ही तुम्हें बुली करता है। इतने ही देर में जे का घर आ जाता है तो लैंडलॉर्ड उसे उतार देता है। गाड़ी से उतरने के थोड़ी देर बाद जे को याद आता है कि मुझे तो लैंडलॉर्ड से एक मकान बेचने के बारे में बात करना था। फिर वो गाड़ी के पीछे थोड़ी दूर तक दौड़ता भी है, मगर लैंडलॉर्ड उस पर ध्यान नहीं देते। इसके बाद तो जे देर रात तक पास के एक पार्क में बैठा रह जाता है। फिर जब काम से उसके डैड घर आते हैं तो उसे ढूंढते हुए पार्क में आते हैं तो देखते
देखते हैं कि ठंड में बिना स्वेटर के वो बैठा हुआ है। तब टाई अपना स्वेटर खोलकर जे को पहना देता है और उससे कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं बदला है, हमें बस 3 साल तक और सेविंग करनी होगी, फिर हम मकान खरीद लेंगे। फिर वो जे को घर ले आता है। जे चुपचाप सो जाता है और जे चुपचाप सो जाता है। टाई चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जे को तेज बुखार है, इसलिए अगले दिन टाई कॉल करके जे के स्कूल में बता देता है कि जे को तेज फीवर है, इसलिए वो आज स्कूल नहीं आ पाएगा। फिर टाई अपने काम की जगह पे भी कॉल करके बताता है कि मेरे बेटे को तेज फीवर है, इसलिए आज मैं काम पे नहीं आ पाऊंगा। फिर टाई दिन भर घर पे ही रहकर जे की देखभाल करता है, जिसके बाद जे तो ठीक हो जाता है मगर वो खुद बीमार हो जाता है। फिर अगली रात मिस लिन रेंट लेने के लिए आती है तो टाई जे को ड्रॉवर में से पैसे निकालकर मिस लिन को दे देने को कहता है। जब मिस लिन टाई को नहीं देखती तो पूछती है कि तुम घर पे अकेले हो क्या? तब जाकर जे उन्हें बताता है कि नहीं, मेरे डैड दूसरे रूम में सोए हुए हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है। ये सुनकर लिन जल्दी से अंदर आती है और टाई का फीवर चेक करती है। इसके बाद वो ठंडे पानी की पट्टी टाई के सर पे रख के उसके फीवर को कंट्रोल करती है। तभी लिन का ध्यान टाई के कपड़ों पे जाता है जो कि पसीने की वजह से भीग चुका था। ऐसे में तो उसे कोल्ड होने का भी खतरा था, इसलिए लिन टाई का कपड़ा रख कर कहती है कि मैं जा रही हूँ जे को लेकर नीचे, उसे कुछ खिलाकर लाती हूँ, तब तक तुम ड्रेस चेंज कर लो। फिर वो जे को पहले गर्म जैकेट पहनने को कहती है और नीचे ले जाती है नूडल्स खिलाने के लिए। वहाँ जे उनसे कहता है कि आप ओल्ड फोक्स से कहकर हमें एक मकान खरीदवा दो ना, कम पैसों में। तब हंसते हुए लिन उसे समझाती है कि देखो, पहले यही नूडल्स $32 में मिलता था मगर अब इसकी कीमत बढ़कर $35 हो गई। कीमत का बढ़ना नॉर्मल नहीं है और ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। हम दुकानदार से ये नहीं कह सकते ना कि हमें $32 में ही नूडल्स दीजिए, उन्हें बनाने में लागत भी लगी है, वो अपनी लागत के साथ साथ थोड़ा प्रॉफिट भी रखकर ही नूडल्स बेचेगा। इसके बाद सीन नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है। आज भी मिस लिन टाई को देखने के लिए आती है और देखती है कि टाई को तो आज भी फीवर है, इसीलिए आज वो घर पर ही टाई और जे के लिए कुछ खाने को बनाकर खिला देती है। जे की तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे स्कूल पहुंचा देती है और फिर स्कूल की छुट्टी होने पे उसे अपनी कार से पिक भी कर लेती है और कहती है कि मुझे थोड़ा काम है, इसलिए पहले हम आज लैंडलॉर्ड के घर जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगी। रास्ते में जे मिस लिन की कार नोटिस करता है और कहता है कि आपकी कार तो बहुत मस्त है। तब लिन बताती है कि ये मेरी कार नहीं है बल्कि लैंडलॉर्ड ने मुझे यूज करने को दे रखा है, मैं तो ये कार अफोर्ड भी नहीं कर सकती। इसके बाद जब ये दोनों लैंडलॉर्ड के घर पहुंचते हैं तो लैंडलॉर्ड का आलीशान सा घर देखकर जे हैरान हो जाता है। लैंडलॉर्ड से मिलने पे आज वो खुद को नहीं रोकता और उनसे अपने दिल की बात कह देता है कि मेरे डैड एक मकान खरीदना चाहते हैं कि क्या आप अपना एक मकान कम दाम में उन्हें बेच सकते हो। पर लैंडलॉर्ड मुंह पे ही मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी और सेविंग करो, जब पैसे हो जाए तब खरीद लेना। इससे जे उनसे नाराज हो जाता है। तब लैंडलॉर्ड कहते हैं कि मुझे पता है तुम नाराज हो गए हो, मगर दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इससे फील करना मेरे लिए सही नहीं है। माना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मान लूं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जो लोग सिंपैथी करते हैं वो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। सुनो, मैं सिखाता हूँ किसी के लिए सिंपैथी फील करना कैसे बंद करते हैं। इसके 3 स्टेप है। पहला, आइस वाटर पियो, फिर आंखें बंद करो और आखिर में खुद से कहो कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जिससे जय निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ओल्ड फॉक्स उसकी मदद करेंगे मगर उन्होंने तो मदद भी नहीं की और इमोशनलेस होने की सलाह भी दी। फिर रात में मुंह बनाकर जे घर लौटता है तो टाई अपने बेटे से कहता है कि लैंडलॉर्ड से ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाओ, वो अच्छा आदमी नहीं है, उसने चे के फैमिली को बर्बाद कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है लोग उसे ओल्ड फॉक्स क्यों कहते हैं? तो वो ओल्ड फॉक्स की भाषा में ही जवाब देता है कि मुझे इससे क्या मतलब। नहाते वक्त जे ने हमेशा की तरह आज पानी गर्म हो जाने के बाद अपने डैड को वाटर हीटर ऑफ करने को भी नहीं कहा था। जब टाई इसकी वजह
पूछते हैं तो वो कहता है कि इस तरह से छोटी मोटी सेविंग करके हम कौन सा अमीर बन जाएंगे। अगला दिन क्रिसमस का था तो टाई जे के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर घर आते हैं। साथ ही उसने जो साइकिल मांगी थी आज उसे भी वो गिफ्ट में मिल जाता है। तब टाई और जे दोनों रात में अपनी अपनी साइकिल से रैक पे जाते हैं और फिर देखते ही देखते न्यू ईयर आ जाता है। स्टॉल के पास फिर से जे जाता है तो वहाँ उसे लैंडलॉर्ड मिलता है जो न्यू ईयर की खुशी में एक न्यू एक्सपेंसिव कार में घूम रहे थे। वो जे को भी अपनी कार में राइड देता है। तभी तीनों लड़के जो जे को बुली किया करते थे वो दिख जाते हैं, इसीलिए लैंडलॉर्ड उनके सामने से अपनी कार बहुत स्लो पास करता है। जे को लैंडलॉर्ड के साथ इतनी महंगी गाड़ी में देखकर वो बच्चे तो शॉक हो जाते हैं और उनका बना हुआ मुंह देखकर जे भी बड़ा खुश होता है और इसी खुशी में वो मिस लिन के बारे में एक ऐसी बात बता देता है जो कि उसे लैंडलॉर्ड को नहीं बतानी चाहिए थी। दरअसल मिस लिन ने अपने ग्रोथ के लिए दूसरे आदमी से भी हाथ मिलाया था और जब ये बात लैंडलॉर्ड को पता चलती है तो वो लिन के घर जाकर उसे मारता है। वहीं टाई के नीचे वाले फ्लोर में जो ओल्ड कपल रहते थे जो नूडल बेचने का काम करते थे वो न्यू ईयर में नया घर खरीदने वाले थे, मगर कुछ दिनों पहले ही उस बूढ़े ने लालच में आकर अपनी सारी सेविंग को स्टॉक में लगा दिया था और आज स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था जिससे कि उसका सारा पैसा ही डूब गया था। इसलिए वो बूढ़ा आदमी खुद की जान ले लेता है और उसके पीछे उसकी बूढ़ी वाइफ छूट जाती है। वो बहुत रोती है। टाई को जब उनके बारे में पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर अगली रात मिस लिन टाई के घर आती है और उससे पूछती है कि तुमने लैंडलॉर्ड से क्या कहा मेरे बारे में। ये सुनकर तो जे डर जाता है क्योंकि टाई ने नहीं बल्कि जे ने कहा था लिन के बारे में लैंडलॉर्ड को। वहीं टाई लिन की चोट देखकर सारा माजरा जानना चाहता था। तब वो बताती है कि मैंने रेस्टोरेंट में एक मीटिंग की थी बिना लैंडलॉर्ड की जानकारी के, पर मैं जो कर रही हूँ वो उनके ही प्रॉफिट के लिए कर रही हूँ, मगर पता नहीं किसने मेरे खिलाफ उनकी कान भर दी और उन्होंने मुझ पे पहली बार हाथ उठाया। तब टाई कहने लगता है कि वो वैसे भी अच्छे इंसान नहीं है। तो लिन कहती है ऐसा नहीं है, उन्होंने ही मेरी जिंदगी संवारी। पहले मैं एक बार डांसर का काम किया करती थी। उन्होंने एक दिन मुझसे बात की और मेरा बर्थडे पूछा। जब उन्हें पता चला कि मेरा बर्थडे उनके बेटे के बर्थडे वाले दिन ही है तब से उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया और मैंने भी कभी उन्हें धोखा नहीं दिया। पता है लैंडलॉर्ड अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करते थे मगर उनके बेटे को उनकी नियम कानून पसंद नहीं थी, इसलिए वो खुद के दम पे पढ़ाई करके डॉक्टर बना, मगर फिर किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। तब से लैंडलॉर्ड हर बच्चे में अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पता है मैं उनसे तुम्हारे मकान के बारे में बात भी करने वाली थी मगर अब तो वो गुस्सा हो गए हैं मुझसे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात मानेंगे। अब ये सुनकर जे को अपनी गलती का एहसास होता है। आगे जे अपने डैड से कहता है कि नीचे वाले पड़ोसी की तो लीज खत्म हो गई है, अब उन्हें घर खाली करने को बोलिए और किसी तरह नीचे वाला मकान खरीद लीजिए। तब टाई बताते हैं कि उनके घर में कुछ ही दिन पहले मौत हुई है, वो अभी शोक में होंगे। तो जे कह देता है उससे हमें क्या, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर टाई शॉक हो जाता है कि मेरा बेटा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। वो जे को कसकर एक चिमेट लगाता है जिससे जय उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जे स्टॉल के पास लैंडलॉर्ड के आने का इंतजार कर रहा था, तभी वहाँ से उसे बुली करने वाले लड़के गुजर रहे थे। वो उसे बुली करने की प्लानिंग ही कर रहे थे और जे खुद उनके पास जाता है और कहता है कि देखो मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है या तुम कहाँ रहते हो, मगर तुमने मेरे फ्रेंड ओल्ड फॉक्स को देखा ही है। तुम्हारी मॉम उससे बहुत डरती है। मेरे फ्रेंड ने तुम्हारी मॉम के काले धंधे के बारे में भी मुझे सब बता दिया है। अगर तुम चाहते हो कि ये बात ना फैले तो मुझसे डर कर रहो। ये सुनकर वो तीनों बच्चे वहाँ से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद जे लैंडलॉर्ड से मिलकर उसके सामने रोता गिड़गिड़ाता है और कहता है कि आप मेरे डैड की मदद क्यों नहीं कर रहे। तो जवाब ये मिलता है कि सबको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ती है। तब जे पूछता है कि फिर आपने मेरी मदद क्यों की। तब लैंडलॉर्ड कहते हैं क्योंकि तुम में मुझे अपनी परछाई नजर आती है, तुम में इस गरीबी से निकलने की एक भूख है जो मुझे भी थी। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें पता है मैंने पहली बार तुम्हारे डैड को कब नोटिस किया था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। उसी दिन मेरी मॉम की मौत हुई थी। जब मैं उनकी डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने हॉस्पिटल गया था, उसी लिफ्ट
लिफ्ट में तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हें गोद में लिए हुए खुशी के साथ इंटर किए थे, मगर जब तुम्हारे डैड ने नोटिस किया कि लिफ्ट में एक आदमी उदास है तो उन्होंने अपनी खुशी छिपा ली और तुम्हारी मॉम को भी हंसने से मना कर दिया। उसी दिन मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे डैड बिल्कुल मेरी मॉम की तरह है, सच्चाई की मूरत। भले ही कोई उनका लाख बुरा कर जाए पर वो किसी का बुरा नहीं करने वाले। इसी तरह के लोग लूजर होते हैं। लैंडलॉर्ड के बातें अच्छे से सुनने समझने के बाद जे कहता है कि मैं आपकी तरह कभी नहीं बनना चाहूंगा, आप में सच में कोई फीलिंग नहीं है। ये सुनकर लैंडलॉर्ड चौंक जाते हैं और कहते हैं पर तुम तो मेरे जैसे अमीर बनना चाहते थे ना। तो जे कहता है हाँ, मैं आपकी तरह अमीर तो बनना चाहता था मगर आपकी तरह निर्दयी नहीं। ये सुनकर लैंडलॉर्ड को अपनी बेटी की बात याद आ जाती है कि मैं आपकी तरह कभी नहीं बनना चाहूंगा। इसलिए वो अपना फैसला बदल लेते हैं और टाई की मदद करने का वादा करते हैं। फिर वो जे के नीचे वाले पड़ोसी को जाकर डराते धमकाते हैं कि अगले महीने तक ये घर खाली कर दो, मैं इसे बेचने वाला हूँ क्योंकि यह तुम्हारे पति ने खुद की जान ले ली है। जैसे जैसे ये बात फैलेगी मेरी प्रॉपर्टी की कीमत गिरती जाएगी। तब उस ओल्ड लेडी का बेटा कहता है कि ये घर आप हमें ही बेच दीजिए, मेरे डैड ने यहाँ बिजनेस खड़ा किया है, लोग उनके नूडल्स खाने के लिए दूर दूर से आते हैं, मैं कुछ पैसे उधार लेकर मार्केट से ये घर खरीदना चाहता हूँ। मगर लैंडलॉर्ड जानबूझकर कीमत इतना बढ़ाकर बताते हैं कि वो लोग उसे खरीद ही नहीं पाए। फिर जब जे घर आता है तो उसे टेबल पर खाना रखा हुआ मिलता है, साथ में उसके डैड ने एक नोट रखा हुआ था कि न्यू ईयर के भीड़ की वजह से मुझे रेस्टोरेंट में ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तुम खाना खाने के बाद होमवर्क करके सो जाना। तो जे ऐसा ही करता है और अगले दिन जब वो जागता है तो उसके डैड अभी तक सोए हुए थे क्योंकि वो रात में लेट से काम से आए थे, इसलिए वो उन्हें डिस्टर्ब किए बिना खुद से सारा काम करके स्कूल चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लैंडलॉर्ड टाई से मिलकर नीचे वाले फ्लोर उसे बेचने की बात करते हैं तो टाई वो घर लेने से इनकार करते हुए कहता है कि मुझसे ज्यादा अभी नूडल्स वाले अंकल की फैमिली को उस घर की जरूरत है। पर जब टाई ये बात अपने बेटे को बताता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है और खूब रोता है। तब उसके डैड बैठकर प्यार से उसे इंसानियत के बारे में समझाते हैं कि गलत काम करके तो कोई भी आगे बढ़ सकता है मगर सच्चा इंसान वही है जो सही काम करते हुए आगे बढ़े। साथ ही वो सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों, जानवरों और वातावरण सबका भला सोचे। इसके बाद सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होती है जहां जे अब एक इंजीनियर बन चुका था। वो लग्जरियस घर तो बनाता है मगर साथ में उसमें सोलर पैनल, ग्रास रूफ वगैरह भी बनाता है ताकि इन्वायरमेंट ठीक रहे। साथ ही हर एरिया में स्कूल बनवाता है ताकि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और इसके अलावा वो बहुत ही बारीक चीजों पे भी ध्यान देता है, जैसे अगर उसे कोई नुकीली या धारदार चीज फेंकनी होती है तो वो उसे अच्छे से किसी चीज में रैप करके फेंकता है ताकि कचरा उठाने वाले या फिर किसी जानवर को उससे कट न लग जाए। तो आखिर में जे ने लैंडलॉर्ड की तरह रूथलेस हार्टलेस बनने की बजाय अपने डैड की तरह एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया था जो सबका भला सोचता हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।